हाय गाइस। सो ये वीडियो है पीएमआरएफ दैट इज प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोज फॉर पीएचडी इन केमिस्ट्री के बारे में। गाइस, हम जब भी पीएचडी करने का सोचते हैं या हम करना चाहते हैं तो हम चाहते हैं कि हमें पीएमआरएफ मिले। ये एक तरह से हमारा ड्रीम हो गया है कि हमें पीएमआरएफ लेना है अगर हम किसी इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर रहे हैं तो और क्योंकि इसकी फेलोशिप अमाउंट बहुत ज्यादा है। जहाँ पे एक तरफ हमें एक 31,000 35,000 फेलोशिप मिल रही है, वहीं उसकी फेलोशिप इतनी ज्यादा है 70,000 75,000 कि हम सोचते हैं कि हमें भी पीएमआरएफ मिले। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगी पीएमआरएफ के बारे में। इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसमें फेलोशिप अमाउंट क्या है और आप कैसे अपने चांसेस बढ़ा सकते हो सिलेक्शन के लिए फॉर गेटिंग अ पीएमआरएफ। सो स्टार्ट करते हैं वीडियो से। सबसे पहले ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट। गाइस, क्या हर इंस्टीट्यूट पीएमआरएफ देती है? नो। तो पीएमआरएफ के कुछ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट है, उनमें है सारी आईआईटीज, ऑल आइजर्स, ऑल आईआईटीज, आईआईएससी, कुछ एनआईटी और कुछ यूनिवर्सिटी लाइक बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया और कुछ सेंट्रली फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट। इनके अलावा कोई और इंस्टीट्यूट पीएमआरएफ के लिए ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। अगर आप वहां से पीएचडी कर रहे हो इन इंस्टीट्यूट के अलावा, तो आपको पीएमआरएफ नहीं मिलेगा। चाहे आप कोई भी क्राइटेरिया आप इसके लिए एलिजिबिलिटी सेटिस्फाई भी करो, फिर भी आपको पीएमआरएफ नहीं मिलेगा। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इन्हीं इंस्टीट्यूट को टारगेट करें। अगर आपकी पीएमआरएफ के लिए एलिजिबिलिटी बन रही है तो आप अपने रिसर्च के लिए इन्हीं इंस्टीट्यूट को पहले टारगेट करें। इसमें सीएसआर लैब्स इंक्लूडेड नहीं है। सीएसआर लैब जो होती है वहां पे पीएमआरएफ नहीं मिलता। तो कोशिश करिए कि आप किसी आईआईटी से, आइजर से या एनआईटी से जिनमें पीएमआरएफ मिलता है वहां से अपनी पीएचडी करें अगर आपकी एलिजिबिलिटी बन रही है तो, क्योंकि सीएसआर लैब्स इनमें इंक्लूडेड नहीं है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। सो गाइस, पीएमआरएफ में एलिजिबिलिटी के लिए दो तरीके हैं, एक है डायरेक्ट एंट्री, दूसरा है लैटरल एंट्री। डायरेक्ट एंट्री है जिसमें आप 2 साल का एमएससी प्रोग्राम या 5 साल का 5 इयर्स इंटीग्रेटेड पीएचडी या इंटीग्रेटेड एमएससी प्रोग्राम होती है, जैसे आईसर का बीएसएमएस कोर्स हो गया। तो ये सारे, इसके बाद ये कंप्लीट करने के बाद अगर कोई फिर किसी इंस्टीट्यूट में जो कि पीएमआरएफ ग्रांटिंग है वहां पे पीएचडी के लिए अप्लाई कर दिया, वहां उसका एडमिशन हो गया, तो फिर वो एलिजिबल होता है डायरेक्ट एंट्री चैनल के लिए। मतलब एमएससी से निकलते ही पीएचडी ज्वाइन करी और फिर पीएमआरएफ के लिए अप्लाई किया, तो वहां पे आता है डायरेक्ट एंट्री, सीधा एमएससी से पीएचडी और पीएमआरएफ, तो डायरेक्ट एंट्री। दूसरा है लैटरल एंट्री। इसमें क्या है कि अगर आप अपनी पीएचडी में आपने किसी इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले लिया और सपोज आपको डायरेक्ट एंट्री नहीं मिला या आप डायरेक्ट एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं है, तो फिर आप लैटरल एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी पीएचडी, जैसे आपने जब पीएचडी ज्वाइन करी उसके 6 महीने के बाद इसका दोबारा फॉर्म निकलेगा और 1 साल के बाद। तो एटमोस्ट आप अपनी पीएचडी के फर्स्ट ईयर में हो, 1 साल से ज्यादा अगर आपकी पीएचडी को हो गया तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। तो जब आपका 1 साल हो जाएगा या आप जब 6 महीने में हो तो फिर आप इस लैटरल एंट्री के थ्रू अप्लाई कर सकते हो फॉर गेटिंग अ पीएमआरएफ। तो वो हो गया एक लैटरल एंट्री। अब डायरेक्ट एंट्री की क्या एलिजिबिलिटी है? इसके लिए 2 साल का, जैसे कि मैंने बताया, इसके लिए 2 साल का एमएससी होना चाहिए किसी आईआईटी से, आइजर से, एनआईटी से, या फिर किसी सेंट्रली फंडेड ट्रिपल आईटी से, या फिर आपके पास 5 साल का इंटीग्रेटेड एमएससी या इंटीग्रेटेड पीएचडी प्रोग्राम होना चाहिए। और इसमें आपका सीजीपीए एटलीस्ट 8 होना चाहिए, 8 से कम सीजीपीए नहीं। ड्यूरिंग योर एमएससी आपका जो फाइनल सीजीपीए बनेगा ऑन ए स्केल ऑफ 10, मोस्टली सीजीपीए इंडिया में 10 पे ही बनता है, तो ऑन ए स्केल ऑफ 10 आपकी सीजीपीए एटलीस्ट 8 होनी चाहिए, 8 और मोर देन 8। कम है अगर आपकी 8 से तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं है, फिर आप अप्लाई कर सकते हैं। उस केस में आप डायरेक्ट लैटरल एंट्री के थ्रू बाद में अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग योर पीएचडी, आफ्टर टेकिंग एडमिशन इन अ पीएचडी इंस्टीट्यूट विच इज पीएमआरएफ ग्रांटिंग। तो ये होगी। दूसरी एलिजिबिलिटी है कि अगर आप 5 साल की एमएससी या 2 साल की एमएससी कर रहे हैं इन आईआईटी, आइजर्स, एनआईटी, जो भी ऊपर लिखे हुए इंस्टीट्यूट है, आईआईटी, आइजर्स, एनआईटी, इनके अलावा अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर रहे हैं जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड है, तो उस इंस्टीट्यूट से अगर आपने एमएससी किया तो आपका सीजीपीए 8 या 8 से ज्यादा होना चाहिए, प्लस आपके पास 650 गेट स्कोर या फिर 100 जेआरएफ रैंक या उससे कम होना चाहिए। तो मतलब अगर आप किसी और इंस्टीट्यूट के, इन इंस्टीट्यूट के अलावा किसी और इंस्टीट्यूट से पीएचडी कर रहे हैं, तो फिर आपके पास आपको गेट में एग्जाम देना होगा और उसमें आपका स्कोर 650 से ऊपर या फिर आपका जेआरएफ में 650 से 100 से कम रैंक होनी चाहिए आपकी। तो इसके अलावा आपको 2 चीजें चाहिए, एक आपको सीजीपीए भी चाहिए, प्लस आपका गेट स्कोर भी चाहिए और जेआरएफ रैंक भी चाहिए, या फिर एनबीएचएम फेलोशिप हो, तो फिर उस केस में आप एलिजिबल हो पीएमआरएफ के लिए। अब उसके बाद आपको पीएचडी प्रोग्राम में कोई भी, ये तो मैंने जैसे कि पहले ही कहा कि किसी भी इंस्टीट्यूट में नहीं मिलेगा, जो भी पीएमआरएफ ग्रांटिंग इंस्टीट्यूट है आपको वहां पे एडमिशन लेना होगा, उसके बाद आप एलिजिबल होते हो फॉर डायरेक्ट एंट्री। लैटरल एंट्री क्या है? जैसे कि मैंने बताया था कि आपने जब पीएचडी आपने ज्वाइन करी तो 6 महीने के बाद या 2 साल में इसके 2 बार फॉर्म निकलते हैं, तो 6 महीने या 12 महीने के बाद, साल भर के बाद आप अप्लाई कर सकते हो फॉर गेटिंग अ
पीएमआरएफ थ्रू लैटरल एंट्री। अगर आप डायरेक्ट एंट्री में एलिजिबल नहीं हो, अगर आपके सीजीपीए 8 से कम है ड्यूरिंग योर एमएससी, या आपके गेट रैंक या आपका जेआरएफ रैंक इतना नहीं है, तो उस केस में आप लैटरल एंट्री के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। इसकी कंडीशन ये है कि जो भी सब्जेक्ट आप पीएचडी में लोगे, आपको कोई 4 कोर्स पीएचडी में लेने होंगे ड्यूरिंग योर पीएचडी। जो आपका 6 महीने का या 1 ईयर का टेन्योर है, इसमें आपको कोई 4 कोर्स लेने हैं, एटलीस्ट 4 कोर्स, मिनिमम आपको 4 तो लेने ही है। उसके अलावा आप चाहो तो 2, 4, 5, 6 जितना भी लो, और उसमें आपकी सीजीपीए 8.5 से ऊपर होनी चाहिए। यहाँ पे 8 था, बट लैटरल एंट्री में 8.5 से ऊपर होनी चाहिए। तो अगर आप डायरेक्ट एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं है, कोई बात नहीं, आपने अगर पीएचडी के लिए एडमिशन लिया है, कोई 4 कोर्स करो, मतलब एटलीस्ट 4 तो करो ही, और उसमें कोशिश करो कि आपका सीजीपीए जितना ज्यादा से ज्यादा हो, तो एटलीस्ट 8.5 चाहिए। तो ये हो गई लैटरल एंट्री। अब बात करते हैं फेलोशिप अमाउंट की। तो इसका अमाउंट ही सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव है, जो हमें अट्रैक्ट करती है फॉर गेटिंग अ पीएमआरएफ, फॉर ट्राइंग टू गेट अ पीएमआरएफ। तो पहले ईयर में आपको मिलता है 70,000, दूसरे ईयर में भी 70,000, तीसरे ईयर में 75,000, चौथे और पांचवें में 80,000। उसके अलावा 2 लाख पर ईयर जो है वो आपको रिसर्च ग्रांट मिलता है, जिसमें आप अपना लैपटॉप या किसी रिसर्च बुक को या कुछ भी अपने रिसर्च से रिलेटेड खरीद सकते हो। तो टोटल वो भी 2 into 5 10 लाख आपको मिलते हैं 5 साल के अंदर, 5 सालों में, विद इन द टेन्योर ऑफ 5 ईयर्स। अगर आप इस फेलोशिप को कंपेयर करोगे किसी नॉर्मल सीएसआईआर फेलोशिप से, तो वो है 35,000। शुरू में 2 ईयर्स 31,000, उसके बाद 35,000 प्लस आपको एक 70,000 का वो मिलता है फॉर रिसर्च ग्रांट। तो कितना अमाउंट का डिफरेंस है। बस यहीं पे हमारा सबसे ज्यादा वो होता है कि हमें पीएमआरएफ मिले, क्योंकि इसको पाना भी एक फेलोशिप अमाउंट, दूसरा इसका टैग लगना बहुत बड़ी अपने में एक ऑनर की बात होती है। तो इसलिए इसका अमाउंट ही है सब कुछ। अब अपने चांसेस कैसे बढ़ा सकते हो इसके सिलेक्शन के। गाइस, अगर आप बीएससी में हो तो आप कोशिश करो कि आप इंटर्नशिप ज्वाइन करो। जितने भी मैंने आपको कहा था कि पेड इंटर्नशिप्स है, जो कि आप अपने बीएससी में ड्यूरिंग योर वैकेशंस, समर वैकेशंस, विंटर ब्रेक, इसमें आप कर सकते हो। और अगर आप एमएससी के फर्स्ट ईयर में हो तो आप आईएएस इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो प्लीज वो वीडियो देखना अगर आपको नहीं पता इंटर्नशिप के बारे में। तो आप ये सब इंटर्नशिप करो ताकि आपका एक्सपीरियंस बढ़े। जितना भी ज्यादा आप रिसर्च एक्सपीरियंस लोगे, उतना आपके चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे फॉर गेटिंग अ पीएमआरएफ। अपना सीजीपीए मेंटेन करो ताकि आप डायरेक्ट के लिए भी एलिजिबल हो, और आप लैटरल के लिए भी एलिजिबल हो। अगर आप किसी आईआईटी से, आइजर से, कहीं से पढ़ रहे हो, तो कोशिश करो कि आपका सीजीपीए 8 से ऊपर मेंटेन रहे। फाइनल सीजीपीए जो आपकी बनती है एमएससी में, वो 8 सीजीपीए से ऊपर मेंटेन रहे, ताकि आप डायरेक्ट के लिए भी अप्लाई कर सको, और अगर नहीं मिला आपको डायरेक्ट, तो आप लैटरल के लिए भी अप्लाई कर सको। और अगर आप किसी ऐसे इंस्टीट्यूट से हो जिसमें आपको गेट रैंक भी चाहिए, तो कोशिश करो कि जेआरएफ रैंक 100 हो, क्योंकि जेआरएफ रैंक 100 तो आई थिंक ईजी है। क्योंकि अगर आप किसी इंस्टीट्यूट में जा रहे हो पीएचडी करने इनमें से, तो पहले तो आपको जेआरएफ चाहिए फॉर गेटिंग एडमिशन। अगर आप किसी आईटी से, आइजर से नहीं हो, तो आपको वैसे भी जेआरएफ चाहिए। तो जेआरएफ रैंक तो आपकी 100 बन जाएगी। तो ट्राई मेंटेनिंग द सीजीपीए अबव 8, क्योंकि जेआरएफ रैंक मिल जाएगी आपको 100, बट अपना सीजीपीए मेंटेन करो। अगर आपकी जेआरएफ है भी, फिर भी आपका सीजीपीए कम है, तो आप डायरेक्ट एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं हो पाओगे। तो जितने ज्यादा आपको चांसेस मिलेंगे, उतना ज्यादा कोशिश करो कि आपको डायरेक्ट और लैटरल दोनों का चांस मिले। अगर आप अपनी मास्टर्स में हो, तो मास्टर्स थीसिस में कोशिश करो कि आपकी एक पब्लिकेशन आ जाए। चलो पब्लिकेशन नहीं भी आती है, फिर भी अपने प्रोजेक्ट को इफेक्टिव बनाओ। इसमें आप क्या कर सकते हो कि जैसे आपने इंटर्नशिप करी, आपने इंटर्नशिप ज्वाइन किया, मान लो मैंने बीएससी के ब्रेक में इंटर्नशिप ज्वाइन किया, या मैंने एमएससी के समर ब्रेक में इंटर्नशिप ज्वाइन किया, तो अगर मुझे एक भी रिसर्च पेपर मिल गया, तो आपके चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। प्लस अगर आपका सीजीपीए, अगर आपको डायरेक्ट में नहीं भी मिलेगा, तो लैटरल में आपके चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाएंगे। तो ट्राई गेटिंग अ पेपर, उस अकॉर्डिंग गाइड सेलेक्ट करो, उस अकॉर्डिंग अपने मास्टर्स का गाइड सेलेक्ट करो, जिससे आपके पेपर आने के चांसेस इंक्रीज हो। तीसरी बात, एक्स्ट्रा करिकुलर। एक्स्ट्रा करिकुलर ऐसा नहीं है कि अगर आप ड्राइंग या पेंटिंग या किसी और चीज में अच्छे हो तो आपके चांसेस इंक्रीज होंगे। एक्स्ट्रा करिकुलर भी एकेडमिक से रिलेटेड ही होगा। जो भी आपका केमिस्ट्री में एक्स्ट्रा करिकुलर है, वही आपका काउंट होता है। जैसे आपने, या साइंस की फील्ड में, जैसे आपने कोई केमिस्ट्री साइंस ओलंपियाड में लिया, वहां आपने टॉप किया हो, तो ये सब फैक्टर जुड़ते हैं। साइंस ओलंपियाड हो गया, या कुछ साइंस की डिबेट हो गई जिसमें आपने नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट किया हो, कुछ मेडल पाया हो, तो उस तरह की एक्स्ट्रा करिकुलर। ऐसा नहीं कि आप सिंगिंग में बहुत अच्छे हो या आप ड्राइंग में बहुत अच्छे हो, तो इसमें इसमें और एक्स्ट्रा करिकुलर का नहीं, जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपका एकेडमिक है, उस एक्स्ट्रा करिकुलर को इंपॉर्टेंस मिलती है इसके सिलेक्शन के लिए। गाइज, लैटरल एंट्री के लिए, अगर आप इनके लिए डायरेक्ट एंट्री के लिए एलिजिबल नहीं हो, तो कोई बात नहीं, लैटरल एंट्री में आपके चांसेस बहुत हैं। तो जो भी आप पीएचडी करो, पीएचडी में ज्वाइन करते हो, आप कोशिश करो कि आपका जो फर्स्ट ईयर का सीजीपीए हो, वो 9 से ऊपर बने। क्योंकि कई सारे इंस्टीट्यूट है, क्योंकि क्राइटेरिया तो उन्होंने ऑब्वियसली 8.5 का रखा है कि 8.5 से ऊपर, बट मोस्टली इंस्टीट्यूट 9 से सीजीपीए से बिलो वाले को तो देखती भी नहीं है। तो कोशिश करो कि आपका सीजीपीए जितना ज्यादा हो सके, 9 से ऊपर तो आप अपना सीजीपीए बनाने की कोशिश करो ही। क्योंकि 8.5 से लेकर 9 के बीच में आपके लिए फिर भी एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि इतने बच्चे हो जाते हैं ना कि 8.5 का तो कोई चांस ही नहीं आ पाता। तो कोशिश करो कि जितना आपका मैक्सिमम सीजीपीए हो सके, अपनी सीजीपीए को 9 से ऊपर बनाओ। और अगर आपका फर्स्ट सेम में, अगर आप
अपने किसी कलीग की या किसी लैबमेट की हेल्प करो, अपनी सीनियर लैबमेट की, तो एक को ऑथर में नाम आता है, अगर उसका पेपर आया तो आपका भी नाम उस को ऑथर में आएगा। तो अगर आपको वैसे भी एक पेपर मिल गया तो ये भी आपके लिए एडवांटेज है। तो अपनी पीएचडी में जाओ और अपना CGPA 9 से ऊपर जितना ज़्यादा आप मैक्सिमम रखो वो आपके चांसेस और इंक्रीज करते हैं। और अगर आप अपने लैबमेट की हेल्प करो तो अपना अपने अपने आप को देखो, एनालाइज करो कि आपके लैबमेट्स में कौन अच्छा काम कर रहा है, किसके अंदर आप रहोगे तो आपको लगता है कि आपके चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं एक पेपर लेने के, या आपका जो फील्ड है उसमें उनके साथ मिलके उनकी हेल्प कराओ ताकि को ऑथर में आपका भी नाम आए। कौन कौन किन के पेपर अभी चल रहे हैं तो आप उसके काम में हेल्प कराओ, किसका रिएक्शन क्लिक हो गया। इस चीज़ को ऑब्जर्व करो, लैब में जाओ ऑब्जर्व करो कि कैसे यहाँ काम चल रहा है, आप किस तरह का काम ढूंढ रहे हो, लैबमेट्स में आप किसके साथ में अपना इंटरेक्शन बढ़ाओगे तो आपको लगता है कि आपके पेपर के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। क्योंकि अगर आपको इस टेन्योर में भी एक पब्लिकेशन मिल गई तो आपके चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाएंगे डायरेक्ट लैटरल एंट्री में। लैटरल एंट्री में हर तरह के लोग आ गए जिनका CGPA 8 से कम भी है MSc में, कोई बात नहीं, कोई ऐसे इंस्टीट्यूट से या कोई गेट रैंक नहीं ला पाया या JRF रैंक नहीं ला पाया, उसको एक मौका मिल जाता है इसमें। तो उस केस में अपना CGPA इंक्रीज करो, मोस्टली 9 ऐसे सब्जेक्ट्स लो अपनी पीएचडी में जो कि आपका CGPA इंक्रीज करे, जिसको आपको आइडिया हो और जो आपके रिसर्च में भी हेल्प करे, प्लस आपका CGPA भी उससे इंक्रीज हो। अपने लैबमेट से एक अपना तो पेपर तो चलो हमें 1 साल लग जाता है अपना खुद का काम स्टार्ट करने में या आपका फर्स्ट ऑथर में पेपर लाने के लिए, क्योंकि उसके लिए आपका पूरा काम खुद का होना चाहिए तो वो तो टाइम लगता है। बट एटलीस्ट को ऑथर में आप कोशिश करो कि आपका एक को ऑथर के साथ, आपके सीनियर्स के साथ आपका को ऑथर में नाम आए, आपको एक पब्लिकेशन मिल जाए। इसके अलावा ट्राई करो, अगर आप BSc में हो तो प्लीज़ प्लीज़ और प्लीज़ मैं कहूँगी कि अपने हॉलीडेज में इंटर्नशिप्स के लिए अप्लाई करो। डू नॉट सिट होम, ट्राई गेटिंग अ इंटर्नशिप। अगर आपको फ्यूचर में पीएचडी करनी है, अगर आपने सोचा है कि मैं BSc MSc के बाद पीएचडी करनी है, मुझे रिसर्च करनी है, तो प्लीज़ ट्राई गेटिंग अ इंटर्नशिप। इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करो MSc में BSc में, और उसमें एक पेपर आ जाए, क्योंकि अगर आपके पास एक पब्लिकेशन और एक्सपीरियंस हो गया ना तो आप कल को आप फॉरेन PhDs में भी इजीली अप्लाई कर सकते हो। आपके चांसेस फॉर गेटिंग सेलेक्टेड बहुत बढ़ जाते हैं। सो प्लीज़ ट्राई गेटिंग इंटर्नशिप, और जितना एक्सपीरियंस आप लोगे उतना अच्छा है। तो अपने हॉलीडेज को यूज़ करो एक्सपीरियंस गेन करने में, ये आपके फॉरेन PhD के लिए भी बहुत काम आएगा, मैंने कई बार बोला है। तो इस तरह से आप अपने चांसेस इंक्रीज कर सकते हो। सबसे पहले अपना CGPA मेंटेन करो अगर आप लैटरल एंट्री में हो। गाइस मुझे लगता है लैटरल एंट्री एक बहुत अच्छा ऑप्शन है PMRF लेने के लिए, और आजकल PMRF 2 लोग को हर इंस्टीट्यूट में, हर बैच में 2 लोग को मिलती है। अगर आपने जनवरी में एडमिशन लिया है और आपने, या फिर आप अगस्त के टेन्योर में आए हो, तो दोनों 2 बार इसलिए निकलती है कि एक बच्चा जो अगस्त के टेन्योर में आया और एक जनवरी वाले सेशन में आया, तो इसलिए 2 बार फॉर्म निकल रही है। तो आप कोशिश करो कि आप, अगर आप अगस्त के सेशन में आओ तो आप जनवरी वाले सेशन में भी अप्लाई करो और वापस 1 साल बाद अगस्त वाले सेशन में भी अप्लाई करो, ताकि आपके चांसेस इंक्रीज हो। इनके अलावा जो चीज़ काम करती है वो है रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम अ टीचर। आपके जो गाइड है उनसे जो प्रोफेसर से रिकमेंडेशन मिलेगा ना, वो भी आपका बहुत हेल्पफुल होगा। तो ऐसे टीचर्स के से रिकमेंडेशन लेने की कोशिश करो जिनके जिनके अंदर पहले से काफ़ी बच्चों को PMRF मिल चुका हो। देखो कि किनको किनको PMRF मिला है, वो किस गाइड से रिकमेंडेशन ले रहे हैं, तो उस अकॉर्डिंग प्रोफेसर से कोशिश करो कि उनसे आप रिकमेंडेशन लो जिनके बच्चों को पहले जिनके रिकमेंडेशन से पहले PMRF मिल चुका है। ट्राई गेटिंग, और अपना रिसर्च प्रपोजल जो आपको लिखना है 1 साल में आपको पता चल जाएगा कि आपका रिसर्च प्रपोजल आपको क्या लिखना है। तो अपने गाइड से हेल्प लो, अपना रिसर्च प्रपोजल जो आप 1 साल बाद लैटरल एंट्री के लिए लिखोगे उसे अच्छे से लिखो। उस प्रोफेसर से कांटेक्ट करो अपने गाइड के अलावा, जो कि आप जिसका रिकमेंडेशन आप दो, क्योंकि 2 रिकमेंडेशन देने पड़ते हैं। तो उनका रिकमेंडेशन आप लो जिनसे आपको लगता है कि इनके रिकमेंडेशन से मुझे मिलेगा। उस प्रोफेसर की तरफ आप जाओ, उसको उसको उसके गुड बुक्स में रहो, उससे कांटेक्ट लो और अच्छे से रिसर्च पेपर लिखो, अपने प्रोफ गाइड को दिखाओ, देखो प्रोफेसर्स को। इन सब के चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाएंगे PMRF के। सो आई बहुत बड़ी वीडियो हो गई। सो आई होप आपको समझ में आएगा। इफ आपको कोई भी डाउट हो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। प्लीज डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।